हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स जापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसके संतुलित और असंतुलित होने की शर्त क्या है, इसके संतुलित होने की शर्त को हम डिराइव कैसे करते हैं, व्युत्पन्न कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज से जो टॉपिक है ये, इस पर हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को हमको मिलते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे इस पर कोई न्यूमेरिकल दे देता है या फिर खुद व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और एक अच्छे से तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 शाखाएं मुख्य होती हैं, यानी 5 मुख्य शाखाएं होती हैं इस तरह से। ठीक है, एक शाखा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक शाखा इस तरह से खींची जाती है, 5वीं शाखा, और इसको हम यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, यानी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह। ठीक है, तो ये जो संरचना है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का संरचना है। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है, इसको ना लगाकर हम यहाँ पर एक उपकरण जोड़ देते हैं जिसको हम जी लिखते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग हम किसी भी सर्किट में या किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में, किसी भी वायर में, किसी भी तार में करंट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी इससे पता लगाते हैं कि किसी भी तार में करंट है या फिर नहीं है। अगर करंट होता है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो अपने जीरो वाले पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है, यानी हटती है, इधर उधर घूमती है, और अगर करंट नहीं बहता तो अपने जीरो वाले पोजीशन पर बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से बताती है कि किसी भी तार में धारा है या नहीं है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर इन प्रतिरोधों का हम कुछ नाम दे सकते हैं। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। P, Q, R, सबका मन करे P यहाँ, Q यहाँ, कहीं भी लिखे आप। ठीक है, तो इस तरह से 4 हमारे प्रतिरोध हो गए। एक वर्ग या आयत के भुजाओं के 4 प्रतिरोध हो गए, और इसके बीच में हमको जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो आप इसके जगह रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। और जिस दो विकरणों के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, उसके अपोजिट विकरणों से हम क्या करते हैं, इस ब्रिज को सप्लाई देते हैं। अब बात आती है कि इसको हम, इस संरचना को ब्रिज क्यों कहते हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है, पुल। सेतु का मतलब क्या है, पुल। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये तो व्हीटस्टोन तो समझ में आता है, इसे व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए व्हीटस्टोन तो समझ में आता है। लेकिन ब्रिज क्यों कहा जाता है, पुल क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक कहानी है। मैं आप लोग को पहले वो कहानी सुनाता हूँ। देखिए क्या है, जिस तरह से कोई नदी है, उस नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है। यानी एक अगर मैं चित्र खींचूँ तो ये मान लीजिए कोई रिवर है, इस रिवर के ऊपर क्या है, कोई इस तरह से पुल बना हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये किसी रिवर के ऊपर बना पुल है। यहाँ रिवर में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। करंट यानी पानी की करंट, वाटर का करंट, पानी का धारा। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, पानी का, जल धारा, और इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, यानी कि ये पुल बना हुआ है, पुल या कह दें सेतु। तो ज़रा आप ये बताइए कि अगर के जो नदी है वो शांति से, यानी कि एकदम बैलेंस्ड तरीके से फ्लो हो रही है, यानी कि इसमें पानी का लेवल नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं कम हो रहा है। कम हो रहा है तो चलेगा, बढ़ना नहीं चाहिए ना, ताकि ये पुल डूबे ना। तो अगर ये जो नदी है इसमें अगर पानी एकदम अच्छे तरीके से बह रहा है कि बिना किसी बाधा के, तो क्या पानी के बहने से इस पुल पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्रिज क्रॉस करते हो, ठीक है, कोई नदी है उसके ऊपर पुल बना हुआ है, आप क्रॉस करते हो, तो क्या उस पानी के बहने का उस पुल पर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं। आप ऊपर से जाओ आओ, पानी अपना काम करे, आप आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जिस तरह से ये नदी में पानी बहने पर इस पुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पानी के धारा का, ठीक उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज भी कार्य करता है। ये जो तारे हैं इसको हम नदी मानते हैं। ये ऊपर वाला जो तार है PQ जिसमें जुड़ा है, और नीचे वाला जो तार है जिसमें RS जुड़ा है, तो हम इसको मान लेते हैं नदी के 2 किनारे हैं। ये एक किनारा
ये दूसरा किनारा, PQ एक किनारा, RS दूसरा किनारा। अब यहाँ पर जो ये G जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसे हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रिज है, पुल, जैसा कि इस चित्र में बना है। तो एक ये किनारा PQ वाला और ये किनारा RS वाला नदी का, और इसके बीच में ही क्या जुड़ा हुआ है, ये पुल यानी कि गैल्वेनोमीटर G। तो जिस तरह से नदी में पानी के बहने से इस G पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, व्हीटस्टोन ने बताया कि जब ये सर्किट संतुलन की अवस्था में होती है, बैलेंस्ड कंडीशन में होती है, तब ये जो तार है जो कि G, जिसमें G जुड़ा हुआ है, इस पर भी करंट के बहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, यानी इन चारों तारों में करंट फ्लो होता है। जैसे नदी में करंट फ्लो होता है, वैसे इन चारों तारों में क्या है, करंट फ्लो होता है। लेकिन जिस तरह से इस धारा का पुल पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी तरह से इसमें बहने वाली धारा से ये वाला जो हमारा तार है गैल्वेनोमीटर वाला, वो भी प्रभावित नहीं होता, यानी इसमें कोई भी करंट का आना जाना नहीं होता। कब? जब ब्रिज क्या हो, सेतु क्या हो, संतुलन की स्थिति में हो, यानी बैलेंस हो। ठीक है, तो ये बताया था व्हीटस्टोन ने बताया था, और सेतु इसके साथ इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि एक सेतु की भांति कार्य करता है। ठीक, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाना चाहूँगा क्योंकि हमें जो करना था उससे थोड़ा सा गंदा हो गया है चित्र। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर आते हैं कि हमको करना क्या है इसमें। तो चलिए चित्र हम फिर से खींच लेते हैं। एक प्रतिरोध ये था, एक प्रतिरोध ये था, एक प्रतिरोध इधर लगा था, एक इधर लगा था, और एक यहाँ पर बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर, और इसके अपोजिट वाले दोनों कोनों से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं इस तरह। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। इसका नाम हमने P रखा था, इसका Q रखा था, इसका R रखा था, इसका S रखा था। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ करंट I आ रहा है। जैसी बात है, कोई सप्लाई सोर्स है तो यहाँ से कुछ करंट आएगा I। ठीक है, I, और ये I करंट यहाँ के दो भाग में बटेगा। इसमें मान लेते हैं I1 जाता है, इसमें जाता है I2, और यहाँ आने के बाद भी ये डिवाइड होगा। इसमें मान लेते हैं कि IG करंट आता है। G क्यों हमने लिखा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाले तार में आ रहा है, इसलिए G लिखा। और यहाँ कितना करंट हो जाएगा, तो I1 में से IG इधर चला आया तो इसमें कितना आएगा, I1 माइनस IG करंट इस वाले Q वाले में जा रहा है, और यहाँ पर आने पर इधर से I2 आ रहा है, ऊपर से IG आ रहा है, तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG। ये सब चीज़ें हमने कैसे की, तो ये सब चीज़ें हमने KCL यानी किरचॉफ के करंट नियम, संधि नियम के हिसाब से हमने ये सब लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने संधि नियम नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते संधि नियम के बारे में, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का मुख्य सिद्धांत है क्या, ये कैसे कार्य करता है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्यों बनाया गया। तो व्हीटस्टोन सेतु बनाया गया है किसके लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का हम क्यों करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का यूज करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं इसका यूज। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको P का मान पता है, Q का मान पता है, R का मान पता है, S का मान नहीं पता, तो 4 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हैं, 4 में से 3 प्रतिरोध आपको दिया रहेगा, कोई एक मान आपको नहीं पता रहेगा, किसी एक रेजिस्टेंस का मान आपको नहीं पता रहेगा, तो वो निकालने के लिए हम ज़्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कि क्या शर्त है ब्रिज के संतुलित होने की। संतुलित होने की शर्त क्या है, तो व्हीटस्टोन ने बताया था कि जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, तब P/R इज इक्वल टू Q/S। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, कोई भी आप याद रखें, ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि इधर डिवाइड कर दिया, R को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे याद रखें चाहे याद रखें। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, तो व्हीटस्टोन सेतु ने जो बताया था वो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि जब हमारा ये जो ब्रिज है संतुलित होगा तो इस ब्रिज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है या फिर होना चाहिए, ठीक है। जब ये ब्रिज क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, तो क्या होना चाहिए कि इस चारों भुजा, ये चारों भुजा P Q R S हमको दिख रहा है, तो इन चारों भुजाओं में से किन्हीं दो संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब एक दूसरे से लगी भुजा, जैसे P भुजा किसके लगी है, R के, तो ये दोनों एक दूसरे के संलग्न हैं, R और S एक दूसरे के संलग्न हैं, Q और S एक दूसरे के संलग्न हैं, P और Q एक दूसरे के संलग्न हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी बेसिस पर हमने ये लाइन लिखी है, P और R क्या है, ये दोनों संलग्न भुजा है, इसका अनुपात P बाई R बराबर होना चाहिए अगली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के, तो Q बटा के S, Q बटा के S, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये लिखा है। अगर चाहे तो आपको हम कथन भी लिखवा देते हैं। व्हीटस्टोन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि सेतु संतुलित होगा तब किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होना चाहिए, अगली या शेष दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या इन्होंने बताया था कि जब ब्रिज संतुलन में होगा तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये एक शर्त हो गया संतुलित होने का। दूसरा शर्त ये होता है संतुलित होने का कि गैल्वेनोमीटर के सुई यानी पॉइंटर का विचलन शून्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो शर्त है ब्रिज के संतुलित होने का वो ये है कि गैल्वेनोमीटर के सुई या पॉइंटर का विचलन शून्य होना चाहिए। यानी गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसमें बीच में एक सुई लगी होती है, वो लेफ्ट या राइट घूमता है जब इसमें करंट आता है। तो जब ब्रिज संतुलित होता है तो इसमें जो करंट है वो कितना होना चाहिए, शून्य। करंट शून्य होगा तभी जो इसका पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो क्या रहेगा, जीरो पर रहेगा, यानी उसका विचलन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि जो IG इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यानी संतुलन की अवस्था में IG का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। IG मतलब गैल्वेनोमीटर वाले लाइन में जो करंट आना चाहिए कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले लाइन के लिए जो शर्त है उसके लिए ये एक इक्वेशन और दूसरे लाइन के लिए जो शर्त है उसके लिए एक छोटा सा नोट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये है हमारा कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या फिर परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर देना हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेनी है, अच्छे से ढंग से पढ़ लेनी है, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और बाकी चीज़ें इससे और भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो छोटा सा रिलेशन आया है, ठीक है, ये कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।